गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग नॉर्मल जर्नल एंट्री पढ़ चुके थे कि नॉर्मली बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी मैंने एंट्री बता दिया था। जैसे बिजनेस स्टार्ट करना, सेल करना, परचेज करना, सर्विस देना, सर्विस लेना, है ना, ये सब काफ़ी एंट्रीज हमने बता दिया था। कैश सेल, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब बातें हमने बता दिया था। आज हम लोग वो पढ़ेंगे कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज जो कभी कभी होती हैं, हमेशा नहीं होती हैं, जिनका अपना कुछ रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है। इनको आपको ध्यान में रखना है। जो स्पेशल जर्नल एंट्रीज होती हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, इनको हम लोगों को जान लेना है, लिख लेना है। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट नोट कर लें। ये बैलेंस शीट के बेस्ड पर होते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जितने भी असेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं और जितने भी लॉस होते हैं, ऑल असेस, एक्सपेंस एंड लॉस, इनको हम लोगों को डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट करना है। एक तरीके की ये लेनी है। आप असेस भी खरीद रहे हैं या आपके खर्चे हो रहे हैं या आपके लॉस हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको लेन की तरफ लेके जा रहा है, लेन, ये बात। और इसके जस्ट अपोजिट आपकी लायबिलिटी जनरेट हो रही है, यानी आपको पैसा देना है या आपको इनकम आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आपको वो ध्यान है ना, इनकम जनरेट हो रहा है या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, इनको क्रेडिट किया जाता है, इनको अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया जाता है। ऑल द इनकम, ऑल द लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। लायबिलिटीज हमको देना रहता है, ये लेन देन वाली बात आ गई। यहाँ लेन और देन के आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये तो आपको असेस खरीदेंगे हम लोग, या एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप लेंगे, असेस आपको मिलेगा, खर्च आपको, सर्विस आप लेंगे या लॉस आप लेंगे, आपके खाते में लॉस आएगा। बदले में देंगे क्या? लायबिलिटी जनरेट होगी, ये आपको देना है। इनकम जनरेट होगी, ये आपको कमा के बिजनेस को देना है। प्रॉफिट जनरेट होगा, ये कमा के आपको बिजनेस को देना है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग लोग होते हैं, ये देने वाली बात। तो इनकी वजह से भी हम लोग कुछ एंट्रीज पैदा कर सकते हैं। वो एंट्रीज कौन कौन सी हैं उसको हम लोग जान लें फटाफट। उस एंट्रीज को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले एंट्रीज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। करंट लायबिलिटीज आपकी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कभी कभी क्वेश्चन में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, 11, 12, सीएस, सीएस, सीएमए, ये जितने भी कंपटीशन आप बीट करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या एंट्री होगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक करंट लायबिलिटीज। कैसी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज है। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है कि आपने कहीं काम कर दिया हो लेकिन उसका पैसा ना मिला हो। जैसे कोई मजदूर नौकरी करके आया हो लेकिन उसको सैलरी बेजेज ना मिला हो, कोई भी एम्प्लॉई नौकरी कर दिया हो लेकिन उसको सैलरी उसकी ड्यू हो, मिली ना हो, तो कहने का मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और एक करंट लायबिलिटीज, तो इसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि इसको देना है इसलिए क्रेडिट होगी। तो इसका जो रिलेटेड एक्सपेंस होगा, रिलेटेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एक तरीके की है। लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है बेटे, इनको आपको ध्यान रखना। जैसे मैं इस पर एक आपको एग्जांपल समझा दूं कि मान लीजिए आपका सैलरी जो है, सैलरी ड्यू था 1000 रुपये का। सैलरी कितना ड्यू था? 1000 का। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपको ध्यान में रखना है। इसकी एंट्री आपको तुरंत कर लेना चाहिए कि रिलेटेड एक्सपेंस यहाँ पर सैलरी हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। दिखाई दे रहा है? फटाफट नोट कर लें, क्योंकि सैलरी ड्यू थी,
सैलरी उसको मिली नहीं थी, इस वजह से एंट्री हमने करना पड़ा। ऐसे आपको मजदूरी अगर ड्यू है, रेंट ड्यू है, कमीशन ड्यू है, इंटरेस्ट ड्यू है, जो भी खर्चे ड्यू हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करूँ, तो इसके ड्यू होने का एक नुकसान क्या है कि ये मिलता तो है नहीं, कि खर्च डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो लाइबिलिटीज। क्लियर हो गई एंट्री? यस सर। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ये जो बिजनेस कंपनियां जब पैसा एडवांस खर्च कर देती हैं, एडवांस पेमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड, जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं प्रीपेड, है ना, एडवांस पेमेंट। ये आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं और पुराने नौकर हैं, आप पुराने एम्प्लॉई हैं, तो आपने एडवांस सैलरी ले लिया, कंपनी ने आपको एडवांस पेमेंट कर दिया सैलरी का, है ना, तो एडवांस पेमेंट है, ये असेस होती है। ये क्या होती है? ये आपकी एडवांस जो पेमेंट है एक तरीके से आपकी असेस जनरेट करेगी, करंट असेस, CA, इसको हम लोग बोल सकते हैं करंट असेस। ये बात, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? असेस डेबिट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू रिलेटेड एक्सपेंस। जिसलिए जैसे रेंट आपने एडवांस पेमेंट किया है, सैलरी आपने एडवांस पेमेंट किया है, रिलेटेड एक्सपेंस का मतलब जो भी आपका खर्च है, जिस खर्चे की बात चल रही, जैसे सैलरी आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, तो ये आपकी एंट्री होनी चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिटेड टू सैलरी, है ना। रेंट आपने एडवांस दे दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एडवांस रेंट, ये बात है या रिलेटेड, इनको आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है इसलिए क्रेडिट हो गई, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? असेस होता है, इसलिए डेबिट हो गया रिलेटेड एक्सपेंस के साथ। अब तीसरी बात आती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, ये एक्रूड इनकम क्या होती है? हिंदी में तो इसको बोलते हैं अदत्त व्यय, हिंदी मीडियम वाले, अदत्त व्यय, जो खर्चे बाकी हो, ये पूर्वदत्त है, पूर्वदत्त। एक्रूड इनकम उपार्जित आय हिंदी में। सर ये एक्रूड इनकम क्या है? एक्रूड इनकम जो होता है कि आपने कहीं नौकरी किया हो, आपने इनकम कमाया हो लेकिन वो आपको मिला नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इनकम अर्न, आपने वहाँ नौकरी कर लिया हो, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपने काम कर दिया हो लेकिन पैसा आपको ना मिला हो, है ना। जैसे आपने कोई चीज़ उधार बेच दिया है, अभी उसका पैसा नहीं आया, है ना। आप कहीं नौकरी कर लिए लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली है, तो जो ये बात आती है, ये बात, आपने बैंक में पैसा जमा किया, ब्याज नहीं आया, ब्याज बाद में आता है, एक्रूड इनकम है आपका। तो एक्रूड इनकम एक करंट असेस होती है। ये क्या होती है? ये करंट असेस होती है। जब करंट असेस होगी, इसी को आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग खर्च था कि वहाँ पर आपने काम किया लेकिन पैसा नहीं दिया, काम करा लिया। यहाँ पर आपको इनकम तो आपके हो गई कि आपने नौकरी कर लिया लेकिन पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, वहाँ देने वाली बात थी, यहाँ लेने वाली बात थी। ये करंट असेस होता है, इसलिए इनकम क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? जैसे इंटरेस्ट की बात है तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, रिलेटेड इनकम डेबिट, अच्छा असेस है ना, असेस तो डेबिट होता है, सॉरी, असेस हमारा डेबिट होगा। एक्रूड इनकम डेबिट, ऑल असेस आर डेबिटेड, मैंने अभी आज बताया था। एक्रूड इनकम डेबिटेड टू रिलेटेड इनकम, जैसे आपका इंटरेस्ट आपका नहीं मिला था, बैंक में आपने पैसा जमा किया लेकिन इंटरेस्ट मिला नहीं, तो एक्रूड इनकम डेबिटेड टू रिलेटेड इनकम, ये बात आपकी आ गई। ये आपका असेस होता है, असेस हमेशा डेबिट हो गया, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो गया, उसी तरीके से एक्रूड इनकम भी डेबिट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई बात? यस सर। तो 3 एंट्री हमने बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है कि लोग काम किए हों लेकिन आपने उनका पेमेंट ना किया हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीपेड एक्सपेंस, काम करने से पहले आपने उनका पेमेंट कर दिया हो। एक्रूड इनकम क्या है? आपने
बैंक में पैसा जमा किया लेकिन अभी ब्याज नहीं मिला। इनकम अर्न हो गई बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन मिली नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना। ये करंट असेट्स है इसलिए डेबिट होगी, ये करंट असेट्स इसलिए डेबिट होगी, ये करंट लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट हो गई। एंट्री क्लियर हो गई? यस सर। तो आपको ध्यान में रखना है, ये 3 एंट्रीज हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं कि कभी कभी ये पूछी जाती हैं, और जब पूछी जाती हैं तो लोगों को असेट्स और लायबिलिटीज के बेस पर, जो लायबिलिटीज होता है वो देना होता है इसलिए क्रेडिट होगा, असेट्स है जो लेना है इसलिए डेबिट होगा, लेनी देनी, ये बात। अब हम लोग चौथी एंट्री करते हैं, अनएक्रूड इनकम। हिंदी में बोलते हैं अनुपार्जित आय, अनएक्रूड इनकम, अनुपार्जित आय, ये टर्म हिंदी में पूछे जाते हैं, बहुत बच्चे जानते नहीं कि होता क्या है। एडवांस इनकम, भाई आप कहीं नौकरी करने से पहले कह दीजिए हमको सैलरी एडवांस दीजिए, है ना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इसको बोलते हैं, इनकम पहले ले लीजिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस इनकम जो, अब कंपनियां क्या करती हैं, आप कंपनियों से गाड़ी खरीदते हैं, मोटर बाइक, मान लीजिए आपने फार्चूनर खरीदा, तो फार्चूनर या तो आप पूरा पेमेंट करिए, नहीं तो एडवांस पेमेंट, आपको डाउन पेमेंट कुछ करना पड़ेगा कंपनियों को। तो कंपनियां जो 10 लाख 15 लाख आपसे डाउन पेमेंट कराती हैं, वो कंपनियों की एडवांस इनकम है, उसको अनएक्रूड इनकम बोलते हैं। ये बात आपको, अनएक्रूड इनकम एक करंट लायबिलिटीज होती है, CL, ये बात। तो करंट लायबिलिटीज है तो इसको हम लोग लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, इसलिए एंट्री क्या होगी, रिलेटेड इनकम डेबिट, जिसके साथ है मिलने वाला है रिलेटेड इनकम डेबिट टू अनएक्रूड इनकम, क्योंकि ऑल लायबिलिटीज आर अनएक्रूड इनकम, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, ये बात, इसको आपको ध्यान रखना। और इसी तरीके से हम लोग बेटे, जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी कि डिप्रिसिएशन कभी कभी जब जिस असेट्स पे चार्ज होता है, डिप्रिसिएशन हमारा एक, डिप्रिसिएशन क्या है, जैसे इस मार्कर की वैल्यू पहले 10 रुपये थी, अब 12 रुपये हो गए, 2 रुपये हो गए, 8 रुपये हो गए, 7 रुपये हो गए, डाउन हो जाए वैल्यू। आपने कोई बिल्डिंग खरीदा 10 लाख में, उसकी वैल्यू डाउन हो गई 8 लाख हो गई, तो 2 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो जो डिप्रिसिएशन होता है एक खर्च होता है, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो उस असेस का नाम लिख देंगे जिस पर डिप्रिसिएशन लगा है। इसके रिलेशन में जो असेस है, मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, उसका नाम लिख देंगे। ये आपकी एंट्री हो गई, बात ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि डिप्रिसिएशन कैसा खर्च है। रेवेन्यू एक्सपेंस नेट JRF में पूछा गया, TGT PGT में पूछा गया कि डिप्रिसिएशन कैसा खर्च होता है। ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये क्या है, डिप्रिसिएशन एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस। और ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस डेबिट हो गया है तो उसके रिलेशन में जो खर्च है, वो जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ है, वो जो आपका क्रेडिट माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो एंट्री आपको करना पड़ता है। ऐसे मान लीजिए फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो, पार्टनरशिप फर्म अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर मान लीजिए आपको किसी फर्म ने अपने पार्टनरों के प्रोप्राइटरशिप का कैपिटल दिया हो, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात तो डिसअलाउड है अगर आप कैपिटल पर अपने वो लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड एक्सपेंस माना जाता है नॉर्मली इनकम टैक्स के लैंग्वेज में। अब होता क्या कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका खर्च है, फर्म के लिए क्या है, खर्च है, खर्च को डेबिट कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो इससे इसके रिलेशन में दूसरा आइटम क्या है कि कैपिटल पर दिया गया है, किस पर दिया गया है, कैपिटल पर, और कैपिटल हमारी लायबिलिटीज होती है, कैपिटल हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्रेडिट होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल हो गया। ये एंट्री कभी कभी आपसे पूछी जाती है कि फर्म ने अपने साझेदारों के पूंजी पर ब्याज दिया, इसकी क्या एंट्री होगी, वहाँ पर एंट्री ऑप्शन में रहेगी ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन, ये सब दिया रहता है। तो जब ये
हम लोग समझ रहे हैं कि कैपिटल हमारी लायबिलिटीज क्रेडिट होगी और इंटरेस्ट यहाँ पर फर्म ने जो पे किया है उसके लिए खर्च है, तो ये खर्च डेबिट हो गया, लायबिलिटीज क्रेडिट होगी। सिंपल सी बात है। यस सर, ये 6 एंट्री फटाफट हमने आपको बताया। अब हम जो एंट्री पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट एंट्रीज, वो एक तरीके का एडजस्टमेंट समझिए आप। हालांकि एडजस्टमेंट ये भी थे, इनका भी इस्तेमाल होता है एडजस्टमेंट में, लेकिन नेक्स्ट एंट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है जो पूछी जाती है, जिसका रिश्ता गुड्स से होता है। 7वीं एंट्री, जो गुड्स हम लोग लेते हैं बिजनेस में, गुड्स हम लोग लेते हैं, खरीदते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस गुड्स का यूज़ कहाँ होगे? मान लीजिए गुड्स में से हमने कुछ चैरिटी दे दिया, दान जी, या इस गुड्स में हमने मान लीजिए कुछ सैंपल के रूप में दे दिया कि जाइए चेक करिए, देख लीजिए सही है कि गलत है, सैंपल, या इसी को एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। जहाँ पर सैंपल देने की बात आती है वो एक तरीके से, अगर जैसे डॉक्टर को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं एमआर वगैरह, किसी भी कंपनी की ला के सैंपल दे दिए, तो ये क्या है? एडवर्टीजमेंट है। हम लोगों को किताबें मिलती हैं फलाने का, ये फलाने आथर की, इनके आथर की, सर आप इसको लगा दीजिए 11th में, इसको नेट जेआरएफ में, इसको टीजीटी पीजीटी में, तो वो क्या है? वो सैंपल है। तो एडवर्टीजमेंट ये विज्ञापन तैयार करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। या इसी तरीके से मान लीजिए गुड्स का नुकसान हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। ये बात एबनॉर्मल लॉस क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लें। ये चैरिटी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, सैंपल समझ में आ रहा होगा। एबनॉर्मल लॉस क्या है? जिस लॉस का, जो कैजुअल लॉस होते हैं, द लॉस विच कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय द बिजनेस, जो हानियाँ बिजनेस में पहले से डिटरमाइन ना हो। जैसे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते एक्सीडेंट हो जाए, जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ आग लग जाए, पूरी प्रोडक्शन यूनिट जल के राख हो जाए। आपने कोई भी सामान बेचा सप्लायर के रूप में एक स्थान से दूसरी जगहों पर, और एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में नुकसान हो जाए। तो कहने का मतलब एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, इनकी भी एंट्रीज होती हैं, इनको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। एबनॉर्मल लॉस के एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे आपका लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर, आग लग गई, नुकसान हो गया। लॉस्ट बाय थ्रिफ्ट कर लीजिए या स्टोलन कह लीजिए, चोरी बंडोली हो जाए कोई चीज़, आपके बिजनेस से कोई गुड्स या कैश चोरी हो जाए, और कैश भी अपने आप में गुड्स होता है, कैश भी वस्तु होती है। लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाए कहीं पर। लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में कोई नुकसान हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर गुड्स के साथ कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए बिजनेस में, व्यापार में। इसका अब देखना रहता है क्या गुड्स का इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, इंश्योरेंस हुआ है तो फुल इंश्योरेंस है कि पार्ट इंश्योरेंस है या एकदम इंश्योरेंस नहीं है, इसको भी देखना पड़ता है। तो इन सब का असर पड़ता है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे अकाउंट्स में नॉर्मली, जैसे मान लीजिए गुड्स का चैरिटी दिया आपने, सैंपल दिया आपने, और एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो इनको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट, सैंपल को एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं हम लोग, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। एबनॉर्मल लॉस एक ही बार में लिखिए, ये नहीं कि उसको लिखने लगे कि, है ना, लास्ट बाय फायर, चोरी बंडोली, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू, यहाँ लिखना चाहिए गुड्स, हमको क्या लिखना चाहिए? गुड्स। लेकिन ये गुड्स आपने खरीदा था, ये गुड्स आपने खरीदा था, तो गुड्स का इवेंट परचेज होगा कि सेल होगा? परचेज होगा। ये बात, ये गुड्स आपने खरीदा था बिजनेस के लिए, और उसमें से कुछ चैरिटी दे दिया, कुछ सैंपल के लिए दे दिया, कुछ का नुकसान हो गया, टू परचेज अकाउंट क्रिएट हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना। तो अब इसकी इंडिविजुअल भी एंट्री हो सकती है। चैरिटी अकाउंट, ये तो कंपाउंड एंट्री हमने बता दिया, मिक्स एंट्री बता दिया, ये बात आती है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज,
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये बात। जैसे मान लिया गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गया, इसकी एंट्री क्या कर सकते हैं, गुड लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। मान लिए लॉस्ट बाय स्टोलन हो गया, लॉस्ट बाय स्टोलन डेबिट टू परचेज, लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट टू परचेज, लॉस इन ट्रांजिट डेबिट टू परचेज, ये सब हो सकता है। इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं अकाउंट्स। ये बेसिक एंट्री है। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। ये तो मान लिया ठीक है, चैरिटी दिया कोई दिक्कत नहीं, सैंपल दिया कोई दिक्कत नहीं। ये बिजनेस में नॉर्मल लॉस माने जाते हैं कि इसका होना ही है। अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं कराएंगे, थोड़ा बहुत दान पुण्य नहीं करेंगे, ये नॉर्मल लॉस ही माने जाते हैं। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है, इसके बारे में एक एंट्री हम लोग और बना सकते हैं। क्या बनाएंगे वो भी देख लीजिए। 8वीं और लास्ट एंट्री आज के क्लास की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका है कि ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। जैसे भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, एबनॉर्मल लॉस होगा तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। बेटे इसको देखना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ। ये इसका आपने इंश्योरेंस कराया है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया है कि नहीं लिया है। और इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने लिया है तो कैसा इंश्योरेंस कराया है, जीरो डेप्ट पे यानी फुल इंश्योरेंस। फुल इंश्योरेंस का मतलब 100% मिलेगा आपको, एक भी रुपये जाएगा नहीं। ये फुल डेप्ट की बात है, जीरो डेप्ट इसको बोलते हैं फुल इंश्योरेंस। या पार्ट इंश्योरेंस बोलते हैं कि पार्टली आपने कराया है कुछ पार्ट के लिए, पार्टली इंश्योरेंस। पार्ट इंश्योरेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, जो केवल स्पेसिफिक पार्ट के लिए, पूरे फुल अमाउंट के लिए नहीं। या तीसरी बात एक हो सकती है कि नो इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस ना कराया। तो बेटे अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है उस प्रॉपर्टी के लिए, फुल इंश्योरेंस लिया है तो पूरा पैसा मिलेगा आपको। यहाँ पर दो एंट्री होगी, ड्यू की और रिसीव की, पैसा जो आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। जब ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, ध्यान रखना है ये एंट्री कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना, इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस। जिस लॉस की बात हो रही, मान लीजिए 100 रुपये का लॉस था और 100 रुपये आपको देना था, इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी जनरेट हो रही थी एक तरीके से, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू, ये बात इन्होंने पॉलिसी लिया था, पॉलिसी का पैसा किसने लिया था, ये लेनी देनी, किसके लिए, लॉस को भरपाई करने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा था कि आप हमको प्रीमियम लगातार दिए हैं तो हम आपको पैसा देंगे, ये लेनी देनी हो गई। और बाद में आपको पैसा जब रिसीव्ड हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपको मिला क्या, कैश या चेक मिला। इस लॉस के बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको चेक दिया या आपके अकाउंट पैसा दिया, तो आपको मिला बैंक। देने वाला कौन था, इंश्योरेंस कंपनी। ये आपका इंश्योरेंस कंपनी है। तो इनको आपको ध्यान रखना, वो 100 रुपये आपको पूरा मिल गया, 100% आपको मिल गया पूरा 100 रुपये, ध्यान रखिएगा। ये एंट्री क्लियर है, यस सर, पूरी तरीके से क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, जब फुल इंश्योरेंस रहता है तो भी पैसा पूरा मिलेगा। जब 100 रुपये का लॉस था तो 100 रुपये पूरा आपका इंश्योर्ड था, मिल गया। ये तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस। इधर जब पैसा आपको मिल जाएगा तो पैसा आपको मिला, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। और जब ये पार्ट में इंश्योर्ड होता है, पार्टली जब इंश्योर्ड होता है तो देखिए क्या एंट्री होगी, ड्यू की और रिसीव्ड की, ये बात आती है। ड्यू की एंट्री तो मान लिया आपको वही होना है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान था जो नष्ट हुआ और कंपनी ने आपको केवल 80 रुपये दिया, क्योंकि ये पार्ट इंश्योरेंस था, इसका केवल आपने 80% ही इंश्योरेंस कराया था, केवल 80% ही आपने इंश्योरेंस कराया था। तो आपको लॉस कितने का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लॉस हो जाएगा 20 रुपये का, लॉस कितने का हो गया, 20 रुपये का। क्लियर होगी बात। 100 रुपये का सामान आपका नष्ट हुआ था, लॉस हुआ था, लेकिन आपने 80% ही उसका इंश्योरेंस कराया था, फुल इंश्योरेंस नहीं था, पार्ट इंश्योरेंस। तो इसका नुकसान क्या होगा, 20 रुपये आपको सहना पड़ा, ये आपको ध्यान रखना।
और कंपनी आपको पैसा कितना भेजेगी, आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा मिलेगा आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बोलिए कितना देगी आपको। ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी केवल आपको 80 रुपये देगी, क्योंकि ये पार्ट का इंश्योरेंस है, फुल इंश्योरेंस नहीं, ये पार्टली इंश्योरेंस था। क्लियर होगी बात, ये पार्टली इंश्योरेंस था। और अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया ही ना हो तब तो आपका 100% लॉस हो गया। ऐसी सिचुएशन में एंट्री क्या होगी, एक ही एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस। पूरा जो सामान था ये बैड लक में चला गया, बैड डेप्ट हो गया आपका, 100% बैड डेप्ट हो गया, उसकी रिकवरी अब नहीं कर सकते। यहाँ तो आपने पूरा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी कर लिया, यहाँ केवल 80% ही रिकवरी हो पाई है, यहाँ 100% लॉस हो गया, पूरा बैड डेप्ट हो गया। तो ये टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल होता है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने जो आपको समझाया है बेटे, वो हमने ये बताया कि कुछ स्पेशल जनरल एंट्रीज हो सकती हैं कभी कभी, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। खासकर जब हम लोग पार्टली इंश्योरेंस कराते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में, ये आपके बेसिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास में हमने स्पेशल जनरल एंट्री हमको बताना था। ये आपका पूरा क्लास कंप्लीट है जनरल एंट्री A to Z। आप किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या कोई भी कंपटीशन बीट कर ले जाएंगे। कल से हम लोग लेजर पढ़ेंगे, और लेजर की बात ये आएगी कि कल हम बात करेंगे कि लेजर क्या है, कैसे बनता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।